तो चलिए, ये जो हमारा है मांग की लोच के प्रकार, और यहाँ से अब जितनी भी बातें होने वाली है ना इस यूनिट का, इस चैप्टर का, वो सारे इम्पोर्टेंट है। एक शब्द में कहे तो ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 3 यूनिट 2 का जो चैप्टर 3 है, मांग की कीमत लोच, ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और इससे एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर से एक दो सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, मज़ा आएगा, 2-3 वीडियो में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके टॉपिक थोड़े लंबे लंबे हैं। इसमें जो बातें आती हैं थोड़ी लंबी लंबी हो जाती हैं, इसलिए ये इस चैप्टर का जो सवाल रहता है वो भी थोड़े लंबे लंबे मार्क्स के होते हैं। जैसे 5 मार्क्स में कभी कभी आपके पूछे जाएंगे, कभी कभी 4 मार्क्स में, इस तरह से। ठीक है, तो ये बड़ा अहम और महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए हो रहा है, इसलिए ध्यान से गौर से सुनेंगे। और हमें हमेशा कहते हैं कि ये जो पढ़ना है ये अपना काम है, आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे, खुद के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये पढ़ाई में ऐसी ताकत है, इसमें ऐसी सफलता है, ऐसी ताकत है, या ये ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। मैं अपना वास्तविक बताऊं ना, मेरे पास कुछ से कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो करने के लिए ये कैमरा और लिखने के लिए ये मार्कर, कैमरा ने फ़ोन का, ये फ़ोन का ही कैमरा, और ये छोटा सा बोर्ड। ठीक है, बट मेरे पास जो है ना, उससे मैं कितनों का भविष्य बना सकता हूँ। इसलिए पढ़ाई, ज्ञान वह चाबी है जो आपके हर ताले को खोल देगी। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, भले ही लोग कहते हैं पढ़ाई का यूज कहाँ है, हमने मैथ में बनाए इतने सारे सवाल, उन सवालों का यूज जिंदगी में कहाँ है, हम मानते हैं उनका यूज नहीं है। लेकिन वो सवाल जो होते हैं ना, उस सवालों को करने के बाद यदि आप खुद को एक अलग महसूस कर पाते हैं, करना चाहते हैं, अलग रूप में देखना चाहते हैं उन सवालों को करने के बाद, तब आपके माइंड में अलग अलग तरह की ज्ञान आती हैं, अलग अलग बातें आती हैं। ये तब आती हैं जब आप उस सवालों को कर लिए होते हैं, उन बातों को कर लिए होते हैं, तब जब आप उस स्थिति से गुजर लिए होते हैं तब आती है। ठीक है, और अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तब ये बातें आती हैं, और नहीं बदलना चाहते हैं तो आप पूरा सवाल भी करनी है, पूरा पढ़ के कंप्लीट भी करनी है, बट अपने आप को बदलना नहीं चाहते तो आपके माइंड में कुछ से कुछ नहीं आएगा, एक भी हलचल नहीं आएगा, और आपको लगेगा कि इसका कोई यूज नहीं है, क्या कोई यूज नहीं है, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये अपना काम है, जिद से नहीं मेहनत से कीजिए। जिद का काम कीजिएगा, जिद से कीजिएगा तो पूरा कभी नहीं हो पाएगा, मेहनत से कीजिएगा तो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि अपना काम है, और अपना काम में समय को नहीं मेहनत को देखना है, चाहे स्पीड में करें या धीरे करें, काम अपना है, करके ही रहना है, बस ये सोचना है। और बहुत कोई सोचते होंगे कि ये कुछ कुछ बातें जो हैं हमने कुछ और वीडियोस में भी बोला है और आगे भी बोलेंगे, तो आप तो सुन चुके हैं, पर फिर भी हम बोल रहे हैं। होता ये है ना कि हमने जितना भी पीछे पढ़ाया, जब आपने उसका नोट्स किया या फिर उसे ध्यान से सुना या फिर आपने उसे अच्छे से अभी भी रिवाइज किया होगा, तब वो आपकी माइंड में सेट होगा। यदि आपने उसे सिर्फ नोट्स करके लेक्चर देख के छोड़ दिया तो अभी शायद वो आपके माइंड में सेट ना हो,
फिर जब आप उसे रिवाइज करें तब आपके माइंड में सेट हो। तो ABCD आप बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से कई बार रटे, कई बार पढ़े, तब आपके माइंड में आज गाना जैसा सेट हो गया है, ABCD सॉन्ग जैसा सेट हो गया है। आप उसे कभी नहीं भूलोगे जीवन में। जितनी बार सुनोगे उतनी बेहतरीन बनोगे, उतना अच्छा बनोगे और एक नए रूप में उभरोगे। ठीक है, तो इसलिए अपना काम है, मेहनत से लगे, लगन से लगे और सफलता को छूना है तो हमारे साथ जुड़े। क्योंकि इकोनॉमिक्स को ख़त्म करके, बहुत जल्द इकोनॉमिक्स को ख़त्म करेंगे। ये आपका यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर रहा है और इसके बाद 2 यूनिट और बचते हैं। तो वो 2 यूनिट कंप्लीट करने के बाद आपका वेस्टी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपके टोटल 50 नंबर के 50 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे समझिए। तो अब जो 50 नंबर आपके समष्टि में रहेगा उसे फिर कंप्लीट करेंगे जल्दी से। उसके बाद आपकी जो इंग्लिश बुक है उसे भी थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके साथ साथ मैथ को भी देखेंगे। और आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, यदि आप साइंस के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के है आपका, तो उसके लिए हम ना आपको ऐसा फॉर्मेट दे देंगे, आप पे ऐसा धुन छेड़ देंगे, आप पे ऐसी परत चढ़ा देंगे कि आप खुद ब खुद उसे पढ़ना चाहेंगे। वास्तविक में क्या होता है ना, आपको फॉर्मेट पता नहीं होता है कि आखिर हम कैसे पढ़ें, लेकिन यदि हम आपको फॉर्मूला दे दे, फॉर्मेट दे दे, तो करने में सवाल आसानी हो जाता है फॉर्मूला दे देने पर। तो वही फॉर्मूला को, उसके फॉर्मेट को हम देंगे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री को, जिसके बाद आपको भी लगेगा कि नहीं अब हमें करना चाहिए। और ये लॉकडाउन ना आपको सुनहरा मौका दे रहा है, हम जैसे लोगों को, सिर्फ आपको नहीं, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने का। क्योंकि हम छोटे लोग हैं, गांव में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, तो हमारी तक तो उतनी अच्छी से बीमारी पहुंच नहीं पा रही है। शहर वाले तो भाई परेशान हैं, क्या करेंगे, वो भी बेचारे हैं। तो कहीं ना कहीं हर कोई का गलती रहता है, हर कोई का दोष रहता है, जिसके कारण ऐसी महामारी भी फैली हुई है। तो सबका तो दोष नहीं होता है, किसी एक की दोष की वजह से ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो कहते हैं अब किसी एक की दोष से ऐसा क्यों होता है? जब गलती एक ने की तो सजा सबको क्यों मिल रही है, कोरोना वायरस जैसी? तो ये इसलिए मिल रही है। अब खुद सोचे, खुद महसूस करें, जब आप गांव में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, तो अगर आपको एक मधुमक्खी ने काट लिया तो आप उसके पूरे छत्ते में आग लगा देते हैं। क्या ये आपकी गलती नहीं है? जब गलती एक ने की तो आपने पूरे छत्ते में आग लगा दिया। एक चींटी ने आपको काट लिया तो आपने उसके पूरे जो ठेठ में तो उसे खोंदा कहते, उसे ही आपने समाप्त कर दिया, जला दिया। तो ये क्या आपकी गलती नहीं है? बस वही सब का ये परिणाम है। इसके लिए ना मैंने एक कविता लिखा हुआ है, शायद आप सुनना चाहे तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। क्या कहते हैं? ना दवा ना दुआ और ना काम आए जीवन का धन, ना भूकंप ना ज्वालामुखी, फिर भी तबाह हो रही सृष्टि के अंग। न जाने कैसी सफलता पाई है इंसानों ने, बनाकर मिसाइल और बम, न दवा ना दुआ ना काम आए जीवन का धन। पूरी कायनात लगी हुई है इंसानों को झुकाने में, कि पूरी कायनात लगी हुई है इंसानों को झुकाने में, ना जाने भगवान कौन सी छवि ढूंढ रहा अपने दीवानों में। इतिहास के ज्ञान ने लोगों को दी यह प्रेरणा कि विश्व युद्ध की लड़ाइयों से मिलती है तबाही और हानियां, फिर भी न जाने कैसे हैं ये लोग, फिर भी न जाने कैसे हैं ये लोग, बनाने में लगे हुए हैं मिसाइल बम और बंदूक की गोलियां। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, कबूतरों पे बनाए गाने और पहेलियां, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं है ये यही सब का परिणाम, इसलिए ना काम आए दवा ना दुआ और ना ही जीवन का धन। तो जो बातें रहती हैं, जो होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट हो जाता है। तो थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया हमने इन सब बातों में। चलिए पढ़ाई को देखते हैं क्या है। मांग की लोच के प्रकार। और जब भी पढ़िए ना तो बस ये देखिए कि आपका लक्ष्य दिख रहा है बगल में, अब किस तरह से रह रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, आप रॉयल जिंदगी जी रहे हैं, वो दिख रहा है बगल में। ये सोच के पढ़िए कि ये आज हम अपने माइंड में रखते हैं, इसे देखते हैं, इसे करते हैं, तो फिर वो दिख रहा है हमें क्या? आपका भविष्य, आप कैसे रह रहे हैं, रॉयल जिंदगी बिता रहे हैं, वो दिख रहा है। इसलिए पढ़ने बैठिए तो देखिए आपका लक्ष्य दिख रहा है,
आपके माता पिता ने कितने कष्ट किए, आपके भैया ने कितने कष्ट किए आपको पढ़ाने के लिए, वो कष्ट दिख रहा है और उस कष्ट से उन्हें दूर करने की जुनून दिख रहा है। ये सोच के मेहनत और लगन से पढ़िए। अपना काम है, आज हो कल हो परसों हो। और हाँ, कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं सोचना है। जैसे कभी कभी होता है ना, मैं भी देखा करता हूँ बहुत कोई का ये स्टेटस वगैरह ऐसा होता है कि गलतियाँ गलत हम हैं कि वो हैं, कहते हैं लोग गलत हम हैं कि वो हैं जो हर कोई मुझे डांटते हैं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि कमियां मेरे ही अंदर है। जी नहीं, आपके अंदर बिल्कुल भी कमियां नहीं है। अरे भैया, जिस चीज़ के लिए वो आपको डांट रहे हैं आप उसके लिए बने ही नहीं हैं, आप शायद कुछ और के लिए बने हैं। अगर वो आप अगर वो आपके किसी छोटे मोटे काम के लिए बोल रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे में बहुत कोई होते हैं ना, खेल वगैरह की बात कही जाए तो बहुत कोई सही से खेल नहीं पाते तो बगल वाले खूब उसे बुरा भला कहने लगते हैं कि क्या कैच छोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ऐसा होता है तो उन्हें अपने आप में बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत गलत लगता है कि यार हम भी ऐसे हैं। अरे वो सोचना नहीं है। अरे आप उसके लिए बने ही नहीं हो, आप किसी और के लिए बने हो। ठीक है, ये सोचना है। गलत आप नहीं, गलत लोग हैं, गलत लोग आपको समझ रहे हैं, आप उसके लिए बने नहीं हो। और आपको ये साबित करना है कि गलत हम नहीं, गलत लोग हैं, और खुद को बदलना है। जिस चीज़ के लिए लोग गलत आपको साबित कर रहे हैं उसे छोड़ खुद को बदलना है और फिर दुनिया को बदलना है कि गलत आप थे, हम नहीं। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी ध्यान में रखने वाली होती हैं। अब देखिए, मांग की कीमत की लोच के प्रकार। हमने तो मांग की लोच को जाना, अब है मांग की जो लोच के प्रकार है वो है टोटल 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार। पहला है सापेक्षिक लोचदार मांग। एक एक करके पांचों को समझेंगे। ठीक है, पहले पांचों का नाम जान लेते हैं। सापेक्षिक लोचदार मांग, लोचदार क्या है, सापेक्षिक क्या है, सब चीज को समझेंगे। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ईडी इज लेस देन ग्रेटर देन 1। अगर एक का वैल्यू, ये जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम जो निकालते हैं, मांग की कीमत लोच निकालते हैं, अगर वो एक से बड़ा हो गया, क्या हो गया, एक से बड़ा हो गया, इधर का साइन मतलब इधर वाला बड़ा, एक से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो कैसा मांग होगा वो? सापेक्षिक लोचदार मांग, रिलेटिवली इलास्टिसिटी डिमांड। इसे तो बस हम कहिए तो पांचों का सिर्फ अभी परिचय दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो स्टोरी है, कहानी है, वो आगे देखेंगे। अभी ट्रेलर चल रहा है, इन सब का ट्रेलर, क्या है, ट्रेलर चल रहा है उसे कहते हैं। तो हमने पिछले में बताया था आपको एक सवाल बना के, तो वहाँ पे हमारा ईडी कैसा आया था, ईडी क्या आया था, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आया था। ईडी जो था वो एक से क्या था, बड़ा था। तो क्या कह सकते हैं, इसे हम सापेक्षिक लोचदार मांग है। ये कैसा मांग है? सापेक्षिक लोचदार मांग है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। कैसा है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, दूसरा है सापेक्षिक बेलोचदार मांग। ईडी इज लेस देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अगर ईडी का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की जो कीमत लोच है, यदि एक से छोटा आ जाता है तो ये कैसा मांग है? सापेक्षिक बेलोचदार मांग है। कैसा मांग? सापेक्षिक बेलोचदार। लोचदार बेलोचदार को अच्छे से समझेंगे, रुकिएगा जरा सा, बस धैर्य रखिए। क्या रखिए? धैर्य। और पेशेंस और प्रेजेंटेशन, ये दो चीज आपका ऐसा होना चाहिए ना कि जिससे आप सफलता की ऊंचाइयों को छू ले। अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है और आपका प्रेजेंटेशन सही है तो आपको पीछे हटने से कोई नहीं रोक सकता। दो चीज को हमेशा ठान लीजिएगा, पेशेंस और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब प्रस्तुतिकरण। आप कुछ भी करते हैं तो आप उसे किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, इस चीज को माइंड में रखिएगा कि वो लोगों के मन को छा जाए। भले ही हमारा प्रस्तुतिकरण अभी सही नहीं है, बट प्रॉब्लम है भैया, क्या कहें, हम भी गरीब, आप भी गरीब। बट आप लोग का सपोर्ट रहे तो यूट्यूब वाला खुद हमें इनकम देगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, शेयर करने में, इधर उधर भेजने में, तब यूट्यूब वाला खुद हमें देगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी सुविधाएं भी, आपको देने के लिए सुविधाएं भी आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन सुधारा जाएगा धीरे धीरे, बट आपकी सपोर्ट चाहिए। अभी आपका सपोर्ट नहीं रहता है, अभी आपकी हेल्प नहीं मिल पाती है तो कुछ नहीं होगा।
लोग कहते हैं हम तो मदद करना चाहते हैं, पर कैसे करें पता ही नहीं चल पाता। अरे हमने आपको मौका दिया, आप हमारी मदद कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या मदद कीजिएगा, इतना कर दीजिएगा हमारे लिए, आप एक उपहार के बराबर मदद कर दीजिएगा। आपने ना क्या करते हैं, उन लोगों का अधिकांश स्टेटस लगाते हैं जो डांस वगैरह करके टिकटॉक वगैरह में जो अबर आया ना मौज MX टकाटक, उस पर दिखाते हैं। तो उन लोगों का तरह तरह का आप खुद से डाउनलोड करके स्टेटस लगाते हैं, अर्थात आप उनकी मदद कर रहे हैं जो और बढ़ चुके हैं, आगे बढ़े हुए हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, आगे बढ़े हुए हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। जबकि आपके पास मौका है और आप खुद कह रहे हैं हमें मौका नहीं मिल रहा है। अरे भैया आपके पास मौका है, हम जैसे गरीबों का भी तो मदद कीजिए, ठीक है। तो लोग भी बड़े अजीब होते हैं चलिए, बट आपको नहीं होना है, आपको बदलना है। हमने क्या जाना, सापेक्षिक बेरोजगार मांग ED इज लेस देन 1। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच 1 से छोटा है तो यह कैसी मांग होगी, सापेक्षिक बेलोचदार मांग। निकालेंगे क्वेश्चन के अनुसार, इसे क्वेश्चन से भी समझेंगे, डिफिनेशन से भी समझेंगे और ग्राफ से भी समझेंगे, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। अभी बस थोड़ा धैर्य रखिए, अभी बस जानिए। इकाई के बराबर या समलोचदार मांग, इकाई के बराबर या समलोचदार मांग, ED इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अगर मांग की कीमत लोच 1 के बराबर आ जाए तो ये कैसी मांग होगी, यूनिट इलास्टिक डिमांड। कैसी मांग होगी, यूनिट इलास्टिक डिमांड। चौथा हमारा आपका पूर्ण लोचदार मांग या फिर पूर्णतः लोचदार मांग या फिर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मांग की जो कीमत लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर इन्फिनिटी के बराबर आ जाए तो ये आपकी पूर्ण लोचदार मांग होगी, ठीक है। तो ये कैसे आता है, ये इन्फिनिटी कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, कब आएगा, जब आपका क्या हो जाए, 1/0 हो जाए, मतलब नीचे 0 हो जाए। 0 को अगर किसी चीज़ से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो ऐसा कंडीशन तो आएगा ना भैया। हाँ, ये सब जो बातें हैं ना, ये ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर में यही सब बातें होंगी, ठीक है। अब है पूर्ण बेलोचदार मांग या फिर पूर्णतः बेलोचदार मांग। ED इज इक्वल टू 1, ED का वैल्यू यदि 0 आ जाए तो ये पूर्णतः बेलोचदार मांग होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस और ED निकालने के लिए हमने सीख लिया है, क्या, मांग की लोच निकालने के लिए हमने सीख लिया है, ठीक है। तो अब चलिए शुरू से देखते हैं एक एक करके। पांचों का ट्रेलर हमने देखा, अब हम पिक्चर देखेंगे। चलिए, क्या है हमारा पहला, सापेक्षिक लोचदार मांग, ED इज लेस देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो ये जो दो वर्ड हैं, पहले लोचदार और एक बेलोचदार, ये क्या है, तो देखिएगा, जब किसी प्रकार से मार्केट की वस्तुओं में बदलाव आता है, किसकी वस्तुओं में, मार्केट की वस्तुओं में, ठीक है, मार्केट की अगर वस्तुओं में बदलाव आता है किसी प्रकार से, तो उसमें बदलाव आने पर यदि आप में भी बदलाव आ जाता है तो उसकी मांग कैसी होगी, लोचदार होगी। क्या होगी, लोचदार। एग्जाम्पल के रूप में लें तो मान लीजिए अगर मार्केट की किसी वस्तु में बदलाव आ गया, जैसे अभी सरसों का जो तेल है ना मार्केट का, वो बड़ा महंगा होते चला जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसकी कीमत, उसकी मान लीजिए उसकी क्वालिटी में बदलाव आया, तो क्वालिटी में बदलाव आने से कीमत में भी बदलाव आया, कीमत में बदलाव आया तो क्या हो गया, महंगा हो गया, सस्ता हो गया, जो भी हुआ हो गया, कीमत में भी बदलाव आ गया। तो उस चीज़ में बदलाव आने से क्या हुआ, लोगों के भी मन में बदलाव आए कि नहीं अब इसे थोड़ा कम यूज करना है, इसे बचा के चलना है। तो जब मार्केट की चीज़ों में बदलाव आने पर इंसान में भी बदलाव आए तो उसकी मांग कैसी होगी, लोचदार मांग होगी। कैसी मांग होगी, लोचदार मांग होगी। सरसों का तेल का जो भी मांग है वो कैसा है, लोचदार मांग है। अब बेलोचदार, यदि मार्केट में बदलाव होता है और मार्केट में बदलाव होने से अगर इंसान में बदलाव नहीं होता है कि नहीं मूल्य बढ़े या घटे हम जितना लेते हैं उतना ही लेंगे,
तो उसकी मांग कैसी हो जाएगी? बेलोचदार हो जाएगी। फिर कैसी हो जाएगी? बेलोचदार। जैसे दवाइयों का मूल्य कितना ही बढ़ जाए, इंसानों को जरूरी है, उसे लेंगे, तो इसकी मूल्य कैसी होंगी? इसकी मांग कैसी होगी? बेलोचदार मांग हो जाएगी। क्या कैसी मांग होगी? बेलोचदार। और लोचदार मतलब मार्केट में बदलाव आने से इंसानों में बदलाव आता है तो लोचदार बातें हो जाएंगी, और अगर मार्केट में बदलाव आने से इंसानों में बदलाव नहीं आता है तो बेलोचदार हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा इंक ले लेते हैं। तो देखिए, सापेक्षिक लोचदार मांग, ईडी इज लेस देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या है? यदि किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, अगर उससे अधिक अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन हो तो इस प्रकार के मांग को सापेक्षिक लोचदार मांग कहेंगे। जैसे कि अगर कोई वस्तु मार्केट में बिक रहा है, ठीक है, और उस वस्तु के कीमत में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया, तो जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ, जिस रेशियो में परिवर्तन हुआ, जिस औसत में परिवर्तन हुआ, अगर उससे अधिक अनुपात में उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो ऐसे मांग को सापेक्षिक लोचदार मांग कहेंगे। समझ पा रहे होंगे बातों को? जैसे वस्तु का कीमत मान लीजिए कुछ भी रहा, पी रहा, और वस्तु की मांग क्या रही? क्यू रही, तो क्या हुआ ना, वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। डेल पी कुछ भी परिवर्तन हुआ, अपना डेल पी हो गया। क्या हुआ? डेल पी परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ वस्तु की कीमत में। साथ ही साथ किस में चेंज हुआ? जब इसमें कीमत में चेंज हुआ तो उसकी डिमांड क्वांटिटी में भी चेंज होगा। तो मान लीजिए डेल क्यू, डिमांड में भी चेंज हुआ, क्वांटिटी में भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ। तो जब ये चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, तो इसका जो अनुपात रहा वो क्या रहा? इससे कम रहा। उसकी वस्तु की डिमांड से क्या रहा? कम रहा। तब ये कैसा मांग होगा? सापेक्षिक लोचदार मांग होगा। अर्थात कि डेफिनेशन सुनिएगा एक बार, किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में मान लीजिए कुछ अनुपात में परिवर्तन हुआ, अगर उससे अधिक अनुपात में उसकी मांग में परिवर्तन होता है, अधिक अनुपात में इधर की ओर, अधिक अनुपात में मांग की में परिवर्तन होता है, तो ऐसे मांग को सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या, इसके लिए जो एक ऐसे कह सकते हैं, क्या रहता है? डेल क्यू बट्टा क्यू इज लेस दे ग्रेटर देन डेल पी बट्टा पी, ये होता है। क्या होता है? डेल क्यू बट्टा क्यू जो आपका है, ये इसका जो क्या है? डिमांड है। ये डिमांड है कि नहीं? और ये इसका क्या है? मूल्य है। अर्थात कि जब इसे परिभाषा में हमने देखा था, क्या था ये? वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। ये क्या है? वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। इसे क्या कह सकते हैं? वस्तु की मांग में अनुपातिक, समझ जाइएगा, अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, ये बात है ये। ठीक है, और ये क्या है? वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो इन दोनों में जो परिवर्तन होता है, यदि वस्तु की मांग का अनुपातिक परिवर्तन वस्तु की कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से ज्यादा होता है तो ऐसे मांग को सापेक्षिक लोचदार मांग कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। ठीक है, एक ग्राफ देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। देखिए हाँ, ग्राफ तो एक ही होगा ना भाई। इसका क्या है? ग्राफ ऐसे है, सबसे पहले तो मांग की रेखा कैसी होती है? ऐसी होती है, हम जानते हैं। ये हमारी मांग की रेखा हो गई, सीधा नहीं हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए हमारा प्राइस ये रहा, इधर y इधर x, ठीक है, यहाँ पे सुनिए, इधर प्राइस रहेगा हमारा, इधर हमारा डिमांड रहेगा या क्वांटिटी रहेगा, जो रहेगा। ठीक है, डिमांड लेते हैं, क्या है? डिमांड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए जब प्राइस p था शुरुआती में, तो उसका डिमांड क्या था? q था। यहाँ पे आ जाएगा, क्या था? डिमांड q था। इसे ए पॉइंट दे देते हैं। क्या पॉइंट देते हैं? ए नाम दे देते हैं। जब प्राइस पी था तो डिमांड क्या था? क्यू था। अब यहाँ क्या कह रहा है कि
प्राइस क्या हुआ, बढ़ के P1 हो गया। क्या हो गया, प्राइस बढ़ के P1 हो गया। ठीक है, तो डिमांड में क्या हुआ, कमी हुआ। क्या हुआ, ये Q1 हो गया घट के, डिमांड क्या हुआ, मूल्य बढ़ा तो डिमांड घटा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ P2 अगर प्राइस में कमी हो गया, क्या हुआ, कमी हो गया। ठीक है, इसे और लंबा करते तो हो जाएगा। तो प्राइस में जब कमी हुआ, अगर वो P2 हो गया प्राइस में कमी होकर, तो डिमांड क्या हुआ, Q2 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो समझने की बात ये है ना कि इन दोनों का जो बीच का अनुपात रहा, या फिर इन दोनों के जो बीच का अनुपात रहा, P और P1 के बीच का और P और P2 के बीच का, इनके जो बीच का अनुपात रहा परिवर्तन का, कि इसका परिवर्तन का, कि इस अनुपात में परिवर्तन हुआ। अनुपात मतलब क्या, उसे उस भाग में परिवर्तन हुआ, इस हिस्सा में परिवर्तन हुआ। तो यदि इस अनुपात में यहाँ परिवर्तन हुआ, इन दोनों के बीच जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ, और यहाँ पे इन इन दोनों के बीच परिवर्तन हुआ और इन दोनों के बीच, यहाँ पे फिगर छोटा हो गया, थोड़ा सही नहीं बना, ये थोड़ा और इधर आएगा। तो यहाँ पे किसके किसके बीच परिवर्तन हुआ, Q से, कभी Q से क्या हुआ, Q1 हो गया, और कभी Q से Q2 हो गया। ठीक है, तो Q से Q2 कब हुआ, जब मूल्य को घटाया गया, और Q से Q1 कब हुआ, जब मूल्य को बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ जो परिवर्तन हुआ, इन दोनों के बीच का जो अनुपात रहा, यदि वो अनुपात इन दोनों के बीच से कम रहा, इन दोनों के बीच के अनुपात से ये अनुपात कम रहा, तो ये कैसा मांग होगा, सापेक्षिक लोचदार मांग होगा। ठीक है, ये बातें रहती है। सेम कंडीशन उसमें भी, अगर इन दोनों के बीच का जो अनुपात रहा, इन दोनों के बीच का, अगर वो अनुपात इन दोनों के बीच का, किसका, Q और Q2 के बीच का अनुपात से कम रहा, ये ज्यादा रहेगा अनुपात, बढ़ने का अनुपात, यहाँ से यहाँ बढ़ने का अनुपात, जो बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसका अनुपात अगर ज्यादा रहा इसकी अपेक्षा में, तो ये कैसा मांग होगा, सापेक्षिक लोचदार मांग। और आपको इसी को डिफाइन कर देना। क्या कर देना, डिफाइन। तो क्या है डिफाइन में, देखिएगा, उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर वस्तु एक्स की मांग, एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत P से परिवर्तित होकर P1 तथा P2 हो जाती है, तो वस्तु की मांग Q से परिवर्तित होकर क्रमशः Q1 तथा Q2 हो जाती है। रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि कीमत की तुलना में मांग में होने वाला परिवर्तन अधिक है, जो सापेक्षिक लोचदार मांग को स्पष्ट करता है। ऐसी स्थिति में मांग की रेखा कम ढाल वाली होती है। ऐसी स्थिति में मांग की जो रेखा होती है वो क्या होती है, कम ढाल वाली होती है, अर्थात कि लगभग लगभग ऐसे चली जाती है। क्या है, कम ढाल वाली होती है। नहीं तो ज़्यादा ढाल वाली ऐसी होगी। ढाल वाली क्या मतलब, थोड़ा कम फिसलदार, अगर इसमें कोई चीज़ रखा जाए तो कम फिसलदार होगी। लेकिन इसमें क्या है, ये कम ढाल वाली है, इसमें थोड़ा रखा जाएगा तो जल्दी नहीं फिसलेगा, लेकिन अगर इसमें रखा जाए तो इसमें ज़्यादा फिसलेगा। जबकि दोनों क्या है, दोनों मांग की रेखा है। इसमें रखेंगे तो ज़्यादा फिसलेगा, जल्दी फिसलेगा, इसमें रखेंगे तो कम फिसलेगा। कोई भी चीज़ को अगर यहाँ रखें तो ये क्या है, कम ढाल वाली है। इसकी सापेक्षिक लोचदार मांग की रेखा कैसी होती है, कम ढाल वाली होती है। कैसी होती है, कम ढाल वाली है। तो इसका आप एक सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है सवाल। और जो सवाल हमने कहा था ना कि आपका यहाँ नहीं दिया हुआ है बुक में, अब यहीं से सवाल शुरू होते हैं। ठीक है, तो हम तो एग्जाम्पल लेंगे, बाकी सवाल आपको करने हैं खुद से। तो मेरे पास बुक में बहुत सारे सवाल हैं, आपके पास तो बुक तो अभी लॉकडाउन में मेरे अंदाज से बहुत कम कोई को पास होगा। तो हम आपके ग्रुप में जो है ना सवाल भेज देंगे व्हाट्सएप में। ठीक है, फोटो खींच के आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, हमारा प्राइस क्या है और इधर डिमांड है। क्या, प्राइस और डिमांड। प्राइस क्या है, 10 रुपया है। P1 क्या है, 10 रुपया है। और P2 क्या है, 15 रुपया है। P2 क्या है, 15 रुपया। जब 10 रुपये था तो इसका डिमांड 100 के बराबर था। Q1 100 के बराबर डिमांड था। और जब 30 रुपया हो गया तो इसका डिमांड कितना हो गया, Q2। इसे P ही रहते हैं। ठीक है, P1, इसे P1 करते हैं, इसे Q ही रहने देते हैं, इसे Q1 करते हैं। तो जब 15 रुपये हुआ प्राइस तो डिमांड कितना हुआ, 30 के बराबर। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकालने के लिए सीखना है, पहले फॉर्मूले लिखने के लिए सीखना है। उसे लिखते हैं। क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला डेल Q डिवाइडेड बाय डेल P गुना P बट्टा Q, ये था। अब यहाँ से देखिए, हमारे पास P और Q दिया हुआ है, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। हमें डेल P निकालना है पहले, तो यहाँ पे निकालते हैं। चलिए डेल P
डेल क्यू निकालते हैं। डेल क्यू पहले निकालेंगे। डेल क्यू निकालने के लिए क्या सीखा था हमने, क्यू माइनस क्यू वन, ठीक है। कितना परिवर्तन हुआ उसे ही निकाल रहे हैं ना, तो इन दोनों को यदि घटा दिया जाए तो परिवर्तन मिल जाएगा। तो 100 माइनस 30, तो कितना परिवर्तन हुआ, 70 का, ठीक है, ये हुआ। अब डेल पी निकालेंगे, तो डेल पी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से शुरुआत में पी 10 रुपये था, बाद में कितना हो गया 15 रुपया, तो परिवर्तन कितना हुआ 5 के बराबर, 5 रुपया ज़्यादा बढ़ा, परिवर्तन इतना ही ना हुआ, 5 रुपया ज़्यादा परिवर्तित हुआ, ठीक है। ये अब फार्मूले पर बैठाते हैं, तो डेल क्यू हमारा कितना है, परिवर्तन कितना हुआ 70 का, और डेल पी हमारा कितना है 5 है, गुना प्राइस हमारा, और प्रारंभिक प्राइस कितना है 10 है, और प्रारंभिक डिमांड कितना है 100 है। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। अब इस दोनों को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो लगभग कितना के इक्वल आएगा, यहाँ, हाँ यहाँ पे एक चीज़ माइनस को छोड़ना नहीं है गुलदस्ता के रूप में, ठीक है, नहीं तो आपके सवाल गलत भी हो सकते हैं। इसे सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 1.4 आएगा, कितना आएगा 1.4 आएगा, माइनस गुलदस्ता के रूप में रहेगा। तो ये क्या हुआ ना, एक से क्या रहा, बड़ा रहा, एक से क्या हो गया आपका, ये बड़ा है, देखिए एक से बड़ा है। तो ये कैसा मांग हुआ, कैसा मांग का लोच हुआ, सापेक्षिक लोचदार मांग। इस प्रकार से जब आपके सवाल दिए रहे ना, तो वहां पे ये लिखना जरूरी है, यह एक सापेक्षिक लोचदार, ठीक है, मांग है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सापेक्षिक लोचदार मांग है। अगर आप इसे नहीं लिखते हो ना, तो आपका शायद 1 या 2 नंबर काट ले, ठीक है। तो याद रखना है कि सापेक्षिक लोचदार मांग में ईडी जो होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है, वो 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ ईडी क्या है, 1 से बड़ा आया है कि नहीं, देखिए ये माइनस गुलदस्ता के रूप में 1.4 समथिंग आया है, तो ये 1 से बड़ा आया है, इसलिए यह क्या होगा, यह एक सापेक्षिक लोचदार मांग है, बस। इसके बाद और इस तरह का सवाल यदि आपका आ जाए एग्जाम में, तो बड़ा इजी है बनाना, क्योंकि लिखने वाला से ज़्यादा अच्छा ना अंक इस सब में मिलता है, ग्राफ वाले चीज़ में या फिर मैथ वाले चीज़ में, ठीक है। अब जो हमारा अगला है सापेक्षिक बेलोचदार मांग, चलिए अब जो हमारा अगला है सापेक्षिक बेलोचदार मांग, ईडी इज लेस देन 1, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा हमारा, वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। जब हम कोई एग्जाम्पल लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो उसका आएगा, मांग की जो कीमत लोच आएगी, वो क्या होनी चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अगर वो 1 से छोटा हो जाता है तो वह सापेक्षिक बेलोचदार मांग होगा। कैसा मांग होगा, सापेक्षिक बेलोचदार मांग, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होगा, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या कहता है, किसी वस्तु, हाँ क्या है, किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, अगर इससे कम अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन हो, तो इसे सापेक्षिक बेरोजगार मांग कहते हैं। अर्थात कि जिस अनुपात में जो कीमत में परिवर्तन हो रहा है, प्राइस में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, अगर उससे कम अनुपात में उसकी डिमांड में परिवर्तन हो, उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन हो, कम अनुपात में, किसमें, कम अनुपात में क्वांटिटी में परिवर्तन हो प्राइस की अपेक्षा में, तो ये सापेक्षिक बेरोजगार मांग होगा, ये कहता है इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन डिमांड बटे जो प्रारंभिक डिमांड था वो इज लेस देन चेंज इन प्राइस बटे प्रारंभिक प्राइस, ये इसके लिए कंडीशन हो जाएगा। ये कंडीशन, ऐसा कंडीशन आ जाएगा क्या, कि जो इसका डिमांड परिवर्तन का डिमांड जो होगा, परिवर्तन का डिमांड का जो अनुपात होगा, अर्थात उसकी मांग का जो अनुपात होगा, वो उसकी मूल्य के अनुपात से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होता है इसका अनुपात, इसकी मांग का अनुपात ज़्यादा होता, तो ये सापेक्षिक लोचदार मांग होता। परंतु यहाँ पे इसकी मांग का जो अनुपात है, बढ़ने का अनुपात, वो क्या है, इससे छोटा होगा, इस छोटा है, होगा नहीं, छोटा रहेगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, सापेक्षिक बेलोचदार मांग। अब इसका जो ग्राफ है वो देखते हैं, देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ, चलिए मान लीजिए यहाँ पे 0 है, इधर y है, इधर x है, इधर
प्राइस है, इधर डिमांड है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, डिमांड का लाइन दिया हुआ है। डिमांड का लाइन इस प्रकार से होता है, इसे डी मान लेते हैं। डी जो डिमांड का रेखा है, लाइन है, ठीक है। जब प्राइस पी था, क्या था, प्राइस पी था, तो इसका डिमांड क्या था, क्यू था। क्या था, क्यू था। और जब प्राइस मान लीजिए बढ़कर P1 हो गया, ठीक है, तो डिमांड इसका क्या हो जाएगा, घटकर Q1 हो जाएगा। और जब प्राइस घटकर P2 हो गया, P से घटकर P2 हो गया, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इन दोनों, जैसे देखिए यहाँ पे दो अनुपात मिला, एक P1 और एक P और एक P2 और एक P, ठीक है। ये कंडीशन रहा, समझने वाली बात है। और इसे लेंगे तो इसे अभी समझते हैं क्या है नहीं है। एक क्या मिलेगा, Q1 और Q, और दूसरा Q2 और Q, ठीक है। ये कंडीशन रहा। तो देखिए यहाँ से P से क्या हो गया, P1 हो गया, प्राइस क्या हो गया, P से P1। तो यहाँ से यहाँ बढ़ने का अनुपात कुछ रहा होगा, अर्थात कि P1 और P ये दोनों के बीच का अनुपात कुछ रहा होगा, P1 और P के बीच का अनुपात। तो इसका जो अनुपात रहा होगा, बढ़ने का जो अनुपात रहेगा, यहाँ पे बढ़ रहा है तो बढ़ने का जो अनुपात रहा होगा वो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड घटा। क्या हुआ, डिमांड घटा। तो यहाँ के घटने का अनुपात से ये अनुपात ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, इसका अनुपात ज़्यादा होना चाहिए, इसका अनुपात कम होना चाहिए, घटने का अनुपात। तभी ये सापेक्षिक बेरोजगार मांग होगा। और इसका जो डिमांड का लाइन होगा वो क्या होगा, थोड़ी ज़्यादा ढालान के रूप में होगी। थोड़ी ज़्यादा ढालान है कि नहीं, देखिए यहाँ पे कुछ भी रखिएगा तो जल्दी से फिसल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें रहती हैं, और ऐसा इसलिए होना चाहिए, थोड़ी ज़्यादा ढाल इसलिए रहनी चाहिए ताकि ये दोनों के बीच का जो अनुपात है, ये और ये दोनों के बीच का अनुपात है, इसके बीच में ये इसका अनुपात कम छोटा रहे और इसका अनुपात ज़्यादा बड़ा रहे, इसलिए इसे थोड़ा ढालनात्मक लिया जाता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो रहा ग्राफ, देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, और मन लगा के तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स को जल्दी से ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। और आपका एक अलग सा ग्रुप बना हुआ है, कोविड-19 मोटिवेशन, क्योंकि अभी का जो समय है, अभी का जो स्थिति है, जो महामारी का रूप है, प्रकोप है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी लोग दुखी हैं। तो इस स्थिति में हो क्या रहा है ना, लोग अपनी आपा को खो बैठ रहे हैं, खुद को तनाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को, तनाव को ना महसूस करे, उसे दूर करने के लिए हमारा एक ग्रुप है, कोविड-19 मोटिवेशन। अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं तो प्राइवेट मैसेज कर दीजिएगा, और उन लोगों को भी ऐड कीजिए, उन लोगों को भी बताइए जो खुद को तनाव महसूस करते हैं, ऐसे लोगों तक हमारे ग्रुप को भेजिएगा, ठीक है। ताकि लोग इस तनाव से, महामारी से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन तनाव से ना जूझें, इसके लिए आप अपना सहयोग दीजिए। हम आप जब ऐड होइएगा तो हम आपके पास ग्रुप का लिंक भी भेज देंगे, आप ऐसे शेयर कर सकते हैं, खासकर शहर वाले के पास, जिससे वो खुद को तनाव में ना महसूस कर सकें। चलिए, तो एग्जाम्पल अब क्या है हमारा, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो कहिए। मान लीजिए प्राइस क्या है, 10 है, ये क्या P मान लेते इसे। और जब प्राइस 10 था तो डिमांड क्या था, 100 था, ठीक है। इसे Q मान लेते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। मान लीजिए P1 हो गया 15 रुपया, हो गया बढ़ के कितना हो गया, 15 रुपया। तब डिमांड कितना होने लगा, 60 डिमांड होने लगा। कितना डिमांड होने लगा, क्वांटिटी इसकी 60। अब देखिए, अब यहाँ से आप यहाँ पे अब सॉल्यूशन अगर इसे करते हैं शुरू से अच्छे से, तो सॉल्यूशन करेंगे गिवन दैट, या फिर दिया हुआ है, जो भी लिखे हिंदी में, इंग्लिश में दिया हुआ है, अच्छे से इसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P = 10 रुपया
ठीक है, जो भी है। P1 इज इक्वल टू 15 रुपया, कॉमा Q इज इक्वल टू 100 और Q1 इज इक्वल टू 60, ये दिया हुआ है आपका। अब क्या है आपका, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा P निकाल सकते हैं। तो डेल्टा P इन दोनों को जब घटाइएगा तो 5 मिलेगा आपको, और डेल्टा Q यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, जब इन दोनों को घटाइएगा तो 40 मिलेगा आपको, ठीक है। डेल्टा Q डेल्टा P तो समझ रहे होंगे। परिवर्तन कितना हुआ, इसे परिवर्तन कहते हैं। तो प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, शुरू में 10 था, अब 15 हो गया, तो कितना का परिवर्तन हुआ, 5 का। क्वांटिटी कितना था, शुरू में 100 था, फिर कितना हो गया, 60 हो गया, तो कितना परिवर्तन हुआ, 40 का। तो ये परिवर्तन को हमने निकाला। अब आपका जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई कीजिए। क्या है आपका फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू प्राइस बाय, हाँ, प्राइस बाय क्वांटिटी, ये है आपका फॉर्मूला। अब देखिए, पुट कीजिए वैल्यू को यहाँ पे। तो डेल्टा Q आपका क्या है, 40 है, डेल्टा P आपका क्या है, 5 है, गुने प्राइस शुरुआत में 10 था और क्वांटिटी शुरुआत में 100 था, तो 10/100। अब इसे डिवाइड कीजिए तो देखिए ये 10 बार में चला जाएगा और ये 1 0 कैंसल यहाँ पे, तो 4/5 बटा कितना, 4/5। अब इसे जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको यहाँ, 0.8, ये मिलेगा, क्या मिलेगा, 0.8। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मिटा देते हैं इसे, क्या आया, सॉरी, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद टोटली क्या आया, 0.8। ये क्या है, चूंकि ED इज लेस देन 1, इसलिए यह एक सापेक्षिक, समझ जाइएगा, बेलोचदार मांग है। इस लाइन को लिखना ना भूलिएगा, नहीं तो आपके नंबर भी काटे जा सकते हैं। बस यहीं तक सॉल्व करना, फार्मूला वगैरह को तो हमने मिटा दिया था, उसे भी देख लेना, लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि उसे आपको मिटा देना एग्जामिनेशन में। और हाँ, ये ग्राफ जो हम बताते हैं आपको, वो पेंसिल से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ग्राफ जो है पेंसिल से बनाना है, किस चीज़ से, पेंसिल से बनाना है, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लफड़ा हो सकता है। अब अगला जो हमारा है, इकाई के बराबर लोचदार मांग या समलोचदार मांग, ठीक है।